इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट विभाग के एक वरिष्ठ पदाधिकारी प्रोफेसर डीडी और उनके दोस्त एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन जो अमेरिका में रहते हैं, वो आपस में बहुत ही करीबी दोस्त हैं। इंडियन आर्कियोलॉजिकल एंड सर्वे डिपार्टमेंट के एक वरिष्ठ पदाधिकारी मिस्टर डीडी और उनके करीबी दोस्त अमेरिका में रहने वाले बहुत बड़े व्यवसायी जेबी साहब आपस में अपने दोस्ती को और बुलंद करने के लिए चाहते थे कि प्रोफेसर डीडी के लड़की सोनिया और जेबी साहब का लड़का विकी की आपस में शादी हो जाए। विक्की एक बहुत ही जिंदा दिल युवा है और उसके आंखों में कई सपने हैं। विक्की दुनिया को जानना चाहता है, समझना चाहता है और जीवन का आनंद लेना चाहता है। इसलिए भारत में आने के बाद जब विकी को पता चलता है कि उसके पिताजी ने उसके दोस्त की बेटी सोनिया के साथ उसका शादी तय कर दिया है, तो विकी सोनिया से साफ साफ ये बात कहता है कि इस समय उसका मन में शादी का कोई इच्छा नहीं है, कोई इरादा नहीं है। सोनिया को वो पसंद करता है और सोनिया उसका एक अच्छी दोस्त बन सकती है। सोनिया विकी के जज्बात को और भावनाओं को समझती है और उसके मानसिकता को भी स्वीकार करती है। लेकिन विकी और सोनिया के पिताजी ने सार्वजनिक रूप से दोनों के शादी की घोषणा कर देने के बाद सोनिया विकी को ये समझाता है कि विकी के पिता बहुत ही भावनात्मक किस्म के इंसान है जिसे वो अपने अंकल बोलते हैं और सोनिया के पिताजी भी बहुत जज्बाती हैं। तो इन दोनों का मन रखने के लिए एक बनावटी शादी कर लेना ही उचित होगा। यही इस समय इस समस्या का हल है। सोनिया ने विक्की को यह आश्वासन देता है कि सोनिया विक्की के जीवन पे या उनके भावनाओं पे या विक्की के नजरिया पे कभी रुकावट नहीं बनेगी और विक्की भी सोनिया के इस बात को अहमियत को समझता है और शादी के लिए राजी हो जाता है। प्रोफेसर डीडी ने संग्रामगढ़ नाम के एक अख्यात स्थान के एक खंडहर के ऊपर एक रिसर्च कर रहे थे और उस रिसर्च के फाइल या डॉक्यूमेंट्स में एक ऐसा तस्वीर था जो कैसे भी करके विकी के हाथ लग गया और विकी को लगा कि वो तस्वीर में जो पत्थर की मूर्ति है वो मूर्ति का आंख में एक अजीब सा कशिश है और ये मूर्ति उसे घूर रहा है, गौर से देख रहा है। विकी को ऐसा लगता था कि वो तस्वीर का वो पत्थर का मूर्ति उसे देख रहा है। विकी उस मूर्ति के ओर ताकते ही बहुत बेचैन हो जाता था, उसके अंदर खलबली मच जाती थी। लेकिन विकी को समझ में नहीं आता था कि एक हिस्ट्री का डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ एक तस्वीर उसको इतना उतावला क्यों कर देता है। विकी और सोनिया की एंगेजमेंट का दिन लगभग तय हो जाता है और ठीक उसी समय प्रोफेसर डीडी के पास एक खबर आता है जो उसे बहुत चिंता में डाल देता है। प्रोफेसर डीडी के एक तजुर्बेकार पुरातत्वविद और उन्हीं के स्टूडेंट जिसका नाम था किशोर, उन्हें प्रोफेसर डीडी ने
जिम्मेदारी दी थी कि वो संग्रामगढ़ जाए और संग्रामगढ़ के खंडहर के ऊपर एक रिसर्च वर्क करे और एक डॉक्यूमेंट तैयार करे। वो स्टूडेंट किशोर अचानक कुछ दिन से लापता हो गया है। इस बात पे चिंतित होके प्रोफेसर डीडी ने एक मीटिंग अरेंज करते हैं और अपने परियोजना अधिकारी महेश को ये बात बोलते हैं कि महेश तुरंत संग्रामगढ़ जाए और जाके कहाँ वो शख्स लापता हो गया है उसका तलाश करे। महेश ने प्रोफेसर साहब को ये बताता है कि वो किशोर का भेजा हुआ अब तक का सारा रिसर्च वर्क को गौर से पढ़ा है और उसमें किशोर संग्रामगढ़ में रहने वाले वहाँ के निवासी एक बुजुर्ग आदमी का जिक्र किया है, एक बाबा का जिक्र किया है जो संग्रामगढ़ के अतीत इतिहास और वर्तमान स्थिति के बारे में बहुत कुछ जानता है। प्रोफेसर डीडी ने उस बुजुर्ग आदमी को अपने घर लाने के व्यवस्था करते हैं। प्रोफेसर डीडी के बुलाने पे वो बुजुर्ग बाबा शहर में आते हैं। जब वो प्रोफेसर के घर घुसते हैं तो अचानक उनके साथ विकी का मुलाकात हो जाता है। विकी को देखकर वो बुजुर्ग बाबा चौंक जाते हैं। उनको लगता है कि सूर्यवंशी राजकुमार विक्रम सिंह के साथ विकी का चेहरे का बहुत समानता है। विकी का चेहरा या हाव भाव सूर्यवंशी राजकुमार विक्रम सिंह से बहुत मिलता जुलता है। जिस दिन सोनिया और विकी का एंगेजमेंट या सगाई डिक्लेयर होता है उन दिन वो बुजुर्ग बाबा संग्रामगढ़ के सारे इतिहास प्रोफेसर डीडी, उनके दोस्त जेबी और टोटल आर्कियोलॉजी के जो यूनिट है उनको सामने बयां करते हैं। बुजुर्ग ये बताते हैं कि संग्रामगढ़ एक समय बहुत एक सुंदर और खुशहाल नगरी था, लेकिन अचानक वहाँ पे अजीब और गरीब हरकतें होने लगी। वहाँ के निवासी अद्भुत अद्भुत घटना के शिकार होने लगे, यहाँ तक कि बहुत से भयानक चीज़ें भी होने लगी। संग्रामगढ़ में खेती होना बंद हो गया, फसल फल नहीं देना चाहती थी। हालांकि गांव का जमीन आबादी था और कृषि योग्य था, लेकिन अगर फसल होता भी था तो रातों रात कटा हुआ अनाज अजीब तरफ से जल के खाक हो जाता था। संग्रामगढ़ के जो निवासी अपने नगरी को छोड़ के बाहर की तरफ वित्तीय या व्यक्तिगत रूप में जाता था, वो भी कोई ना कोई मुसीबत का सामने पड़ जाता था। ऐसे करके उत्पीड़ित होके एक के बाद एक सारे निवासी संग्रामगढ़ छोड़ने लगे और जो रह गए वो एक शर्मिंदा और निराशजनक अस्तित्व के दर्द से पीड़ित होते रहे। फसल सिर्फ उतना ही रहता था कि आदमी बस खा पी के अपना गुजारा कर सके। इस कहर के कारण खोजने के लिए वो बुजुर्ग बाबा एक बार संग्रामगढ़ के खंडहर में रात के अंधेरे में चले गए। बुजुर्ग को यह एहसास हो रहा था कि संग्रामगढ़ में होने वाले जो सारे अनहोनी उसके साथ उस पुराना खंडहर का कोई ना कोई ताल्लुक है और इन सारे घटनाओं के पीछे कोई भौतिक या सुपरनैचुरल कुछ संयोग है। संग्रामगढ़ के खंडहर में जाके बाबा को पता चलता है कि संग्रामगढ़ के निवासी पर हुए सारे अनाचार एक
प्राचीन राजकुमारी सूर्यलेखा की एक असंतुष्ट आत्मा या अतृप्त आत्मा के अभिशाप के परिणाम स्वरूप हो रहे हैं। बाबा ने चीख चीख के उस आत्मा से पूछते हैं कि क्यों वो संग्रामगढ़ के ऊपर इतना कहर बरसा रहा है और निर्दोष ग्रामवासियों पे अत्याचार कर रहा है। तब सूर्यलेखा की आत्मा की आवाज बाबा को सुनाई देता है और सूर्यलेखा के आत्मा बाबा के सामने प्रकट होके बोलता है कि ये संग्रामगढ़ उनका और विक्रम सिंह के अधूरे मिलन की गवाह है। जब तक विक्रम सिंह, सूर्यवंशी राजकुमार विक्रम सिंह, जिसका अभी पुनर्जन्म हो चुका है, उसको इस खंडहर में सूर्यलेखा के आत्मा के पास ना लाया जाए, तब तक सूर्यलेखा की असंतुष्ट आत्मा संग्रामगढ़ में आदमी को उत्पीड़न करेगी। संग्रामगढ़ के पुराने महलों के खंडहरों के बीच वो असंतुष्ट आत्मा बुजुर्ग बाबा को यह आदेश दिया था, यदि गांव के उसके क्रोध के प्रकोप से मुक्त करना है तो गांव वालों को या उन्हें सूर्यवंशी राजकुमार विक्रम सिंह को संग्रामगढ़ में इस खंडहर में उसके सामने हाजिर करना ही होगा। प्रोफेसर डीडी और उनके सारे पुरातत्व विभाग के कर्मचारियों ने यह हैरत अंगेज कहानी सुन के बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। उसके बाद वो बुजुर्ग बाबा को अपने आउट हाउस में ठहरने को बोलते हैं। आउट हाउस में वो बुजुर्ग बाबा जब घुसते हैं तो टेबल पे रखा हुआ विकी के एक तस्वीर फिर उन्हें चौंका देता है। वो विकी के तस्वीर को लेके उसमें कुछ बदलाव करते हैं और तब उनको पता चलता है, वो निश्चित हो जाते हैं कि ये विकी और कोई नहीं, यही सूर्यवंशी राजकुमार विक्रम सिंह है, जिसे वो अतृप्त आत्मा सूर्यलेखा आज भी तलाश कर रही है। ये समझने के बाद वो बाबा तय करता है कि वो किसी भी कीमत पे विकी को संग्रामगढ़ जाने नहीं देंगे। विकी को सावधान कर देंगे कि अगर विकी संग्रामगढ़ कभी जाता है तो उसमें उसका जीवन हानि होने का आशंका है। लेकिन उसी रात उस बुजुर्ग के रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है। बाबा के मौत के बाद प्रोफेसर डीडी ये सिद्धांत लेते हैं कि वो संग्रामगढ़ जाएंगे और इस राज का पर्दा खोलेंगे। प्रोफेसर डीडी उनके सहयोगी महेश को आदेश करते हैं कि महेश कुछ आदमी लेके संग्रामगढ़ के ओर चला जाए और प्रोफेसर डीडी के दोस्त जेबी, विकी सब बाकी कुछ दिन बाद आके महेश से और उनके यूनिट से संग्रामगढ़ में मिलेंगे। प्लान के मुताबिक महेश संग्रामगढ़ चला जाता है। परिकल्पना के अनुसार कुछ दिन बाद प्रोफेसर डीडी, उनके दोस्त जेबी, विकी, सोनिया और अजीत संग्रामगढ़ के ओर निकल पड़ता है। अजीत विकी का दोस्त है और प्रोफेसर डीडी के स्टूडेंट भी है। उन लोगों का सफ़र बहुत सुनहरा होता है, बहुत एंजॉय करते हुए वो लोग जाते हैं। लेकिन जितने जितने वो संग्रामगढ़ के ओर करीब पहुंचते हैं और लोगों से, आसपास के लोगों से संग्रामगढ़ जाने का रास्ता पूछते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि सबका चेहरा डरा हुआ है, सबके चेहरे पे एक खौफ है। रात के अंधेरे में एक चाय वाले ने उन लोगों को सतर्क करके ये बोलता है कि संग्रामगढ़ सही जगह नहीं है,
कुछ दिन पहले एक बाबू संग्रामगढ़ गया था जिसका अभी कोई पता नहीं चल रहा है, और 2-4 दिन पहले भी बहुत सा आदमी संग्रामगढ़ गया है। उन लोगों का तकदीर में क्या हुआ है या क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता है। चाय वाले के बातचीत से प्रोफेसर डीडी ये समझ जाते हैं कि चाय वाला उन्हीं के यूनिट के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद एक पथ प्रदर्शक के मदद से प्रोफेसर डीडी संग्रामगढ़ में पहुंचते हैं, जहां पे महेश पहले से ही कैंप लगा के बैठा है। दूसरे दिन जब संग्रामगढ़ की खंडहर की खुदाई शुरू होता है, तब प्रोफेसर और खुदाई करने वाले को ये समझ जाते हैं ये लोग कि ये संग्रामगढ़ का जो खंडहर है इसको खोदना कोई आसान बात नहीं है। ये पूरा खंडहर जो नीचे दबा हुआ है वो एक पत्थर के बिस्तर के नीचे दबा हुआ है, जिसको हम लोग रॉक बेड बोलते हैं। और ये पत्थर के बिस्तर को भेद के या पत्थर के चद्दर को भेद के पूरा खंडहर को बाहर निकालना लगभग नामुमकिन है। लेकिन तो मजदूर लोग काम करने से इनकार करता है, और इसका कुछ और भी वजह होता है। बहुत से हैरतअंगेज घटनाएं घटती है। रात में चमगादड़ यूनिट के कर्मचारियों को जख्मी करते हैं, अजीबोगरीब आवाज सुनाई देता है, तो खुदाई करने वाले मजदूर सब डर जाते हैं और वो लोग काम करने से इनकार करते हैं। उसी समय एक बहुत ही हैरतअंगेज घटना हो जाता है कि एक हल्का सा भूकंप होता है, और जब वो भूकंप का प्रभाव थोड़ा कम होता है तो प्रोफेसर डीडी और सारे उनके यूनिट देखते हैं कि खुदाई के लिए अभेद्य वो स्थान के बीच में से पत्थर थोड़ा सा फट गया है, और उस पत्थर के अंदर से एक सुरंग जैसा पैदा हो गया है, जिसके मदद से उस खंडहर का नीचे पाताल में घुसा जा सकता है। वो चट्टानों में एक दरार आ गया है। प्रोफेसर डीडी, महेश, अजीत, विक्की और उनके सारे यूनिट उन चट्टानों के दरार में से गुजर के वो खंडहर के अंदर पाताल में प्रवेश करते हैं। खंडहर में प्रवेश करके उसके अंदर के सजावट सबको हैरान कर देता है। प्रोफेसर डीडी ने दीवार और खंडहर के को अच्छे तरह से जांच करके हैरान हो जाते हैं कि यहाँ इतने साल, हजारों साल मिट्टी के नीचे रहने के बाद भी सारा चीज लगभग साफ है और कोई कीटाणु, कीड़ा या जीवाणु का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों है, इसका कोई स्पष्टीकरण या व्याख्या वो निकाल नहीं पाते हैं कि जमीन के नीचे दफन एक सदी पुराने महल में ये कैसे संभव है। महल को छानबीन करते हुए प्रोफेसर डीडी के यूनिट राजकुमारी सूर्यलेखा के बहुत बड़े एक चित्र को आविष्कार करते हैं, और उसके थोड़े ही बगल में राजमाता का भी एक विशाल चित्र उन लोगों के नजर में आता है। अचानक ही दूसरे कुछ कर्मचारियों के चीखों से जब वो लोग भाग के जाते हैं तो देखते हैं खंडहर के बीच में एक ठो जगह जो थोड़ा सा नीचा है, थोड़ा सा ढलान पे है, उस जगह पे उनके लापता कर्मचारी किशोर का लाश एक सीलिंग से लटक रहा है। जैसे कि फांसी होने पे लाश लटकता है, वैसे ही पेड़ पौधे का लता से जकड़ा हुआ किशोर का लाश वो खंडहर में ऊपर से लटक रहा है। सबको बहुत दुख होता है, सब बहुत थोड़ा डर जाते हैं, हैरान भी हो जाते हैं। महेश को
न जाने कैसे करके एक धारणा बन जाता है कि इस खंडहर के अंदर राजघराने का सदियों का पुराना खजाना कहीं छुपा हुआ है। महेश ये खजाने का बात उसका एक करीबी दोस्त को बताता है और थोड़ा इधर उधर ढूंढने के बाद प्रोफेसर डीडी के हाथ एक बहुत पुराना संस्कृत में लिखी हुई ग्रंथ मिलता है, एक प्राचीन पांडुलिपि मिलता है। उस पांडुलिपि से ये पता चलता है कि ये ग्रंथ संग्रामगढ़ के राजगुरु द्वारा लिखी गई है और इस पांडुलिपि में संग्रामगढ़ के 1000 साल पहले की इतिहास और सूर्यलेखा की मृत्यु के आसपास घटनाओं के वर्णन लिखा है। राजकुमारी सूर्यलेखा संग्रामगढ़ के एकमात्र उत्तराधिकारी थी और राजमाता की एकमात्र संतान थी। कोई भी अनजान कारण के वजह से सूर्यलेखा पुरुषों से बहुत नफरत करती थी और शादी करने से इनकार करती थी। जब उनकी मां ने उनसे मिलने के लिए विभिन्न राजकुमारों के व्यवस्था किए, तब सूर्यलेखा ने उन्हें वीरता की परीक्षा में डाल दिया। सूर्यलेखा के कुछ प्रशिक्षित योद्धा या ग्लैडिएटर्स थे, कुछ आदमखोर तेंदुए थे और मनुष्य को भक्षण करने वाले एक भयानक राक्षस भी शामिल था। सूर्यलेखा से विवाह करने में इच्छुक एक साहसी राजकुमार अमर सिंह ने वीरता के परीक्षा देने पे अवतीर्ण हुआ था, लेकिन योद्धाओं को परास्त करने के बाद वो नरराक्षस द्वारा, वो आदमखोर द्वारा अमर सिंह की बेरहमी से हत्या हो जाता है। जब सूर्यलेखा अपनी राजमाता को, मां को ये बोलती है कि इस दुनिया में उनके साथ विवाह करने वाला या विवाह यज्ञ कोई नहीं है, लेकिन उसी समय सूर्यवंशी राजकुमार विक्रम सिंह दिखाई देते हैं। विक्रम सिंह ने राजकुमारी के चुनौती को स्वीकार करता है और राजकुमारी के सारे योद्धाओं, वो भयानक तेंदुओं और वो नरभक्षी को भी परास्त करके विनष्ट कर देता है। विक्रम सिंह के हिम्मत और साहस पे मुग कायल होके सूर्यलेखा ने विक्रम सिंह को स्वीकार कर लेती है और उनके मिलन होता है। सूर्यलेखा के साथ मिलन के बाद विक्रम सिंह ने अपने असली इरादे स्पष्ट करते हैं। विक्रम सिंह सूर्यलेखा को ये बताते हैं कि सूर्यलेखा के रूप या यौवन पर उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं और सूर्यलेखा से शादी करना उनका उद्देश्य भी नहीं था। वो सिर्फ अपने जिगरी दोस्त राजकुमार अमर सिंह की हत्या के बदला लेना चाहते थे। राजकुमारी सूर्यलेखा ने विक्रम सिंह से गिड़गिड़ाते हुए मिन्नत करती है कि उसे ना छोड़ दे, क्योंकि सूर्यवंशी राजकुमार के पास वो अपना कौमार्य खो चुकी है। लेकिन राजकुमार विक्रम सिंह अपने अवस्थान पे अड़े रहते हैं और राजमहल को छोड़ जाने का मंशा करते हैं। जब राजकुमार विक्रम सिंह महल छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, तब राजगुरु ने राजघराने के कुल मर्यादा का वास्ता देकर उनका रास्ता
रोकता है। लेकिन शाही परिवार के सम्मान को जब विक्रम सिंह कोई अहमियत देने से इनकार किए, तब राजगुरु और विक्रम सिंह में द्वंद्व युद्ध होता है। और इस द्वंद्व युद्ध के दौरान सूर्यलेखा ने महल के उच्च मीनार से कूद के आत्महत्या कर लेती है। अपने जान गंवाने से पहले सूर्यलेखा ये बोल के जाती है कि उसके आत्मा इन संग्रामगढ़ के चारों ओर भटकती रहेगी और जब तक विक्रम सिंह उसे नहीं मिलेगी तब तक उनके आत्मा को भी मुक्ति नहीं मिलेगी। किसी भी कीमत पे, किसी भी हालत पे एक ना एक दिन राजकुमार विक्रम सिंह को सूर्यलेखा के पास आना ही पड़ेगा। ये बोल के सूर्यलेखा आत्महत्या कर लेती है। राजकुमारी को अपनी आंखों के सामने मरता देख हिताहित बेहोश हो जाते हैं राजगुरु, और राजगुरु राजकुमार विक्रम सिंह पर पीछे से हमला कर देते हैं और राजकुमार की हत्या कर देते हैं। अपने इस बेईमान व्यवहार के लिए, अपने वसूलों के खिलाफ आचरण के लिए बाद में राजगुरु को बहुत पश्चाताप होता है और वो इसको सहन करने में असमर्थ होते हैं और अपने जिम्मेदारी से पदत्याग करते हैं और जीवन भर के लिए राजमहल के अंधे कुएं या तहखाने में स्वेच्छा निर्वासन ले लेते हैं। राजमाता रानी मां ने इन सारे घटनाओं के लिए सूर्यलेखा को ही जिम्मेदार ठहराती है और सूर्यलेखा के आत्मा को श्राप देते हैं कि हमेशा वो इस राजमहल में ही सीमित रहेगी और उसका आत्मा को मुक्ति भी नहीं मिलेगी। उसके बाद एक भूचाल आता है, एक कयामत आता है और उस कयामत से, उस कहर से सारा संग्रामगढ़ के राजमहल पत्थरों के चादर के नीचे जमीन पे समा जाता है और कई वर्षों तक वहां पे कोई आबादी नहीं रहता है। जब वहां फिर से आबादी बसता है तब सूर्यलेखा की असंतुष्ट आत्मा अपने इरादों को पूरा करने के लिए वहां के निवासी को उत्पीड़ित करने लगता है। इतनी दूर पड़ने के बाद सोनिया अचानक रुक जाती है। जब उसे आगे पढ़ने को कहा जाता है तब सोनिया बोलती है कि पांडुलिपि का अंतिम पृष्ठ यहाँ पे नहीं मिल रहा है, एक पन्ना खोया हुआ है। सब कोई बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि उस पांडुलिपि का खोया हुआ अंतिम पन्ना जिसमें शायद आत्मा को शाप से मुक्त करने का तरीका शामिल है, अगर वो गायब है तो वो विकी के जीवन के लिए बहुत चिंता का विषय है। दूसरी ओर महेश का ये विचार था कि खंडहर में कहीं खजाना छुपा है और उस खजाने का राज उस खोया हुआ आखिरी पन्ना में जरूर मौजूद होगा। इसीलिए रात के अंधेरे में महेश अपने दोस्त को लेके उस खंडहर में प्रवेश करता है और वहां वो सूर्यलेखा की आत्मा के चुंगल में फंस जाता है। सूर्यलेखा के आत्मा अपने प्रभाव से महेश और उसके साथी को सम्मोहित कर देता है, विवश कर देता है और महेश और उसका साथी को बोलता है कि सूर्यवंशी राजकुमार विक्रम सिंह जो कि अभी विकी है उसको कैसे भी करके खंडहर में
सूर्यलेखा के सामने हाजिर किया जाए। सम्मोहित महेश और उसका साथी जब खंडहर से बाहर आके जबरदस्ती विक्की को अपहरण करके खंडहर में ले जाने का कोशिश करता है, तब विक्की और महेश में झड़प शुरू होता है। और इस संघर्ष के समय ही विक्की और सारे यूनिट्स को ये समझ में आ जाता है और ये एहसास हो जाता है कि विक्की ही असल में राजकुमार विक्रम सिंह है। राजकुमार विक्रम सिंह का ही यही जन्म में विक्की होके पैदा हुए हैं। विक्की का दोस्त अजीत विक्की के जान बचाने के लिए अकेले ही खंडहर में उस आखिरी पन्ने के खोज में प्रवेश करता है और जब उसे वो आखिरी पन्ना हाथ लग जाता है तब उससे पता भी चल जाता है कि सूर्यलेखा के आत्मा को कैसे करके विनाश किया जाएगा। लेकिन उसी समय सूर्यलेखा वहां आविर्भूत होता है और अजीत को जान से मार देता है। इस घटना के आखिरी फैसला करने के लिए, निष्पत्ति करने के लिए विक्की और सोनिया खंडहर के अंदर प्रवेश करते हैं। सूर्यलेखा बरसों बाद विक्की के रूप में अपने प्रेमी राजकुमार विक्रम सिंह को देख के बहुत खुश होती है और वो दर्पण से बाहर आके फूलों से राजकुमार का अभिवादन करती है। लेकिन विक्की के साथ सोनिया को देखते हुए उसे बहुत गुस्सा आता है। सूर्यलेखा विक्की से ये कहता है कि उसकी आत्मा सदियों से विक्की का इंतजार कर रहा था और विक्की उसी का है और विक्की अगर उसके साथ मिलना चाहती है तो विक्की को अपना जीवन दान देना पड़ेगा। लेकिन सोनिया इन दोनों के बीच में आ जाता है। सोनिया सूर्यलेखा को ये कहती है कि विक्रम सिंह सूर्यलेखा का कल है, लेकिन विक्की सोनिया का आज है। तो आज के लिए बलिदान अतीत को ही देना पड़ता है, वर्तमान में आदमी को जीना पड़ता है और सूर्यलेखा के मुक्ति के लिए जो करना चाहिए वो सब विक्की और वो जरूर करेगी। ये बात को लेके विक्की, सोनिया और सूर्यलेखा के आत्मा में काफी बहस होता है और क्रोधित सूर्यलेखा की आत्मा कुछ भी ना मानते हुए सोनिया के जान के पीछे पड़ जाती है और विक्की को भी बहुत उत्पीड़न करती है। उसी दौरान राजमाता के चित्र के सामने राजगुरु की पांडुलिपि के अंतिम पृष्ठ, जिसमें सूर्यलेखा का नाश होने का खुलासा लिखा है, राज लिखा है, वो सोनिया के हाथ लग जाती है। राजगुरु का बताया हुआ कथा यही था कि सूर्यलेखा को अपने आप से, अपने सौंदर्य से बहुत लगाव था, बहुत प्यार था। तो हमेशा वो प्रतिबिंब को अपना देखना पसंद करती थी, हमेशा वो दर्पण के सामने रहती थी और सूर्यलेखा के आत्मा उस दर्पण में कैद है और सूर्योदय के समय वो दर्पण में रहती है और सूर्यास्त के बाद वो दर्पण से निकलती है। अगर रात को सूर्यास्त के बाद जब सूर्यलेखा के आत्मा दर्पण से बाहर आती है, उस समय अगर कोई दर्पण का टुकड़ा टुकड़ा कर दे तो सूर्यलेखा के आत्मा की मुक्ति हो जाएगी और सदैव के लिए वो विलीन हो जाएगा। सोनिया ने राजमाता की तस्वीरों को अपना ढाल बना लेती है और उसका प्रकोप से
उसके वजह से सूर्यलेखा की आत्मा सोनिया की कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। सोनिया उस तस्वीर के सहारे सूर्यलेखा का जो आईना जिसमें वो समाये रहती थी वहां तक पहुंचती है और उस आईना को तोड़ देती है। तब सूर्यलेखा के आत्मा भी मुक्ति पा लेती है और मुक्ति से पहले सूर्यलेखा ने विकी से और सोनिया से माफी मांगती है और सोनिया को ये बताती है कि सोनिया सही थी और उनका सोच गलत था। ऐसे करके संग्रामगढ़ राजकुमारी सूर्यलेखा के श्राप से मुक्त होता है। सूर्यलेखा को खुद मुक्ति मिलती है। विक्की और सोनिया का मिलन होता है और वो भोर के उजाले में खंडहर के बाहर आते हैं। यही थी सलमान खान अभिनीत एकमात्र हॉरर फिल्म सूर्यवंशी की कहानी।